जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, अपन ने क्लास 10th की मैथ्स की प्रश्नावली 1 को शुरू कर दिया था। साथियों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने 1.1 के क्वेश्चन 1 और 2 को सोल्व किया था। साथियों, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन के ऊपर हो गया होगा और उसको देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो 3 या 4 संख्याएं दी गई है उनका आपको एचसीएफ और एलसीएम काउंट करना है। यानी यहाँ पर 3 संख्या दी गई है। जैसे पहले सवाल के अंदर देखा जाए कि 12, 15 और 21, तो उसको लेते हैं अपन 12, 15 और 21। आप क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है कि 12, 15 और 21 ये अपने को 3 संख्या दी है साथियों, और अपने को बोला गया है कि आप इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इनके गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम साथ में निकालने के लिए बोला जाता है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर इनका अलग अलग गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 12 का निकालते हैं, फिर 15, फिर 21 का निकालते हैं। जब गुणनखंड अपने पास आ जाएंगे साथियों, तो अपन एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। देखना कि सबसे पहले मैंने 12 का क्या निकाल दिए, गुणनखंड निकाल दिए। तो 12 में सबसे पहले 2 का भाग दो कितनी बार जा रहा है साथियों? 6 बार जा रहा है। फिर 2 का भाग दो 3 बार जा रहा है। फिर इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का दे दो, 1 बार गया। तो ये आपके क्या आ गए? 12 के गुणनखंड। फिर आप देखो 15, 15 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है, चूंकि 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ 3 का भाग दो, 3 का भाग 15 में कितनी बार? 5 बार जा रहा है। फिर वापस 5 का भाग दीजिए, इस 5 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। ये खत्म हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं 21, यानी अब बात करते हैं अपन 21 में। सबसे पहले आप 2 का भाग ट्राई करोगे, नहीं जा रहा है, लेकिन 3 का जा रहा है। चूंकि 2 और 1 कितना होता है? 3, और 3 3 के पाड़े में आता है, तो इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है। इसमें 7 बार जा रहा है, और 7 में कितनी बार जा रहा है? तो 7 में 7 का भाग जाता है, 1 बार जाता है। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे साथियों कि सबके गुणनखंडों को उनके सामने ऐसे व्यवस्थित कर देते हैं। सबसे पहले अपने पास आया यहाँ पर 12, 12 के गुणनखंड आए साथियों 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ लिखे गए 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है। फिर अपन बात करते हैं 15, 15 में क्या आ रहा है साथियों? तो 3 इंटू 5 आ रहा है, 3 इंटू 5 आ रहा है। फिर अपन बात करते हैं 21, 21 में क्या आ रहा है साथियों? तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अपन ने गुणनखंड कैसे व्यवस्थित कर दिए। अब बारी आती है यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकलेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे साथियों? एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम में अपन यहाँ पर ये सोचेंगे कि जैसे यहाँ पर 2 है, तो उसकी कितनी घात आ रही है? 2 की घात 2 आ रही है। आप इसको ऐसा करो, ऐसे लिख दो, 2 की घात 2 लिख दो, 2 बार आ रहा है ना, तो 2 की घात 2 लिख दो। ये 3 की घात 1, ये 3 की घात 1, 5 की घात 1, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। एलसीएम लिखते समय अपन क्या ध्यान रखते हैं कि सभी नंबर को लेना, किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन जिस नंबर को ले रहे हैं उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। अब सबसे पहले मैं 2 लेना चाह रहा हूँ। क्या? 2। तो सबसे ज्यादा पावर कहाँ दिख रही है? 2 की, यहाँ है, तो मैंने लिख दिया 2 की घात 2 लिख दिया। ये हो गया खत्म। अब अपन किसका नंबर आ रहा है? 3 का। तो यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो अपने को 3 की घात 1 ही लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ज्यादा से ज्यादा पावर लेनी है, ठीक है। अब वापस 3 आ रहा है, अब इसको नहीं लेना, चूंकि 3 हर संख्या को एक बार में लेना है, और जब भी उसको ले रहे हैं उसकी अधिकतम घात लेनी है। अब जैसे 5 का नंबर आया, 5 का नंबर आया, तो 5 अपन देखेंगे सभी में कि 5 की घात ज्यादा कहाँ है, तो यह 5 की घात 1 ही सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों 5 की घात 1 आ जाएगा। फिर आप 3 आ चुका है, अब 7 का नंबर लो, तो 7 की घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आ चुका आपका एलसीएम। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 की घात 2 कितना होता है? 4 इंटू 3 की घात 1 3 होता है, 5 की घात 1 5 होता है, इंटू 7। 4 इंटू 3 कितना होगा? 12। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कितना होगा? 60, और 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, यानी आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया साथियों? एलसीएम आ चुका है। अब यही अपन बात करते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या ध्यान रखना है कि उसी संख्या को लेना जो तीनों में हो। क्या 2 तीनों में है? नहीं है, तो इसको छोड़ दो। क्या 3 तीनों में है, तो उसको ले लो। लेकिन तीनों में होने के बाद भी कौन सा लेना पड़ता है? जो कम घात का हो। लेकिन यहाँ पर तो सभी एक समान घात के, ये भी 3 की घात 1, ये भी 3 की घात 1, ये भी 3 की घात 1, तो अपने को यहाँ पर 3 की घात 1 ले लेना है, 3 की घात 1। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। तो साथियों फाइनली अपन ने फाइंड कर दिया है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन था 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और अपन ने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया है। इस क्वेश्चन को आप साथ नोट कर ले, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
इसको यहाँ से अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 17, 23, 29। 17, 23, 29 इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन 17, 23, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 17, 23, 29। 17, 23 और 29। इसका भी अपने को क्या निकालना है साथियों, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वहां से आप अच्छे से देख सकते हो या फिर बुक साथ में लेके बैठ सकते हो। अब 17, 23, 29 का एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो मेरे को इनके तीनों के क्या निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 17 का निकाल लो। हमें पता है कि ये तीनों ही संख्या जो आपको दे रखी है 17, 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्या, यानी इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा, या तो खुद का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा, यानी ये किसी के पहाड़े में नहीं आती है। तो सिंपल सा अपन 17 में किसका भाग देंगे, 17 का एक बार जा रहा है, हो गया अपना काम खत्म। फिर वापस देखिए 23 में किसका भाग दोगे, 23 का भाग जाएगा, एक बार गया, हो गया खत्म। फिर वापस देखिए 29 में किसका भाग जाएगा, 29 का जाएगा और एक बार जा रहा, हो गया खत्म। तो यहाँ पर अपन जब लिखेंगे कि 17 बराबर क्या आया है, तो आप लिखोगे 17 बराबर क्या आया है, 17 आया, या फिर इंटू एक कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। एक का भाग एक बार दिया, वापस एक का भाग एक बार दिया, एक का भाग एक बार दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। 23 में आप क्या लिखोगे, 23 इंटू एक लिखोगे, 23 इंटू एक लिखोगे। 29 में क्या लिखोगे, तो 29 में आपका क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 29 इंटू एक आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप देखना कि अपने ये लिख दिया है, अब अपने को चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम में हर नंबर को लिखा जाएगा, यानी 17 तो 17 आ जाएगा इसमें, 23 है तो 23 आ जाएगा, 29 है तो 29 आ जाएगा, और एक को भी ले लो तो एक आ जाएगा। एक को भी ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक से किसी को भी गुणा करो वही आता है। अब ये तो हो गया एलसीएम में, क्योंकि अपने को हर नंबर को लेना, किसी को छोड़ना नहीं है, और जो ले रहे हैं उसकी अधिकतम घात लेनी है, या सबकी अधिकतम घात एक एक थी तो मैंने उसको एक एक बार ले लिया है। अब 17, 23, 29 और इसका जो गुणा आता है साथियों, 17, 23, 29 का जब गुणा करोगे आप, तो वो आएगा आपके पास 11,339। 11,339 ये आपके पास क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। क्या आ गया साथियों, एलसीएम आ गया। अब अपन बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में अपन क्या सोचेंगे कि इन तीनों में कॉमन कौन है, तो आप देखोगे कि एक इन तीनों में कॉमन है, एक क्या है तीनों में कॉमन, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि 17, 23, 29 ये सब अलग अलग है, कॉमन नहीं है। क्योंकि एचसीएफ में अपने को कॉमन नंबर लेना पड़ता है। कौन सा नंबर लेना पड़ता है, कॉमन नंबर लेना पड़ता है। तो ये आपके पास आ गया 17, 23, 29 का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दूसरा। कौन सा क्वेश्चन हो गया साथियों, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे का दूसरा। इसको आप अच्छे से नोट करें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद अपन बात करते हैं इसी का जो अगला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। इसको यहाँ से क्लियर करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और उसमें अपने से वापस निकलवाना चाह रहा है वो एचसीएफ और एलसीएम। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 8, 9 और 25। तो वो ले लेते हैं 8, 9 और 25। इसका मुझे क्या निकालना साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और तीसरे का है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है। यहाँ बात करते हैं अपन 8, 9, 25 का मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों याद करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इनको, तो यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेता हूँ। ये आ गया 8, 2 का भाग 8 में कितनी बार, 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार जा रहा है। फिर बात करते हैं 9, 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का 2, 3 का भाग 9 में कितनी बार, तो 3 बार जा रहा है, और 3 का भाग 3 में 1 बार जा रहा है। फिर वापस देखो 25, 25 के अंदर आप देखोगे कि ना तो 2 का जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है सीधा। किसका जा रहा है, 5 का। 5 25 और 5 का भाग 1 बार। अब लिख दो यहाँ पर, व्यवस्थित कर दो इनको। सबसे पहले 8 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की घात कितनी आ जाएगा साथियों, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो आप 9, ये रहा 9, तो 9 को मैं लिखूंगा 3 की घात 2 आ जाएगा। फिर 25, ये आ गया 25, ये आ जाएगा 5 की घात 2 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब बारी आती है एचसीएफ और एलसीएम लिखने की। तो सबसे पहले एलसीएम लिख देते हैं। तो एलसीएम में आप सबसे पहले जाओगे 2 के पास। अब आप देखोगे कि 2 की ज़्यादा से ज़्यादा घात कहाँ है, तो आप देखोगे केवल घात यही है 2 से ज़्यादा, तो मैंने 2 की घात 3 लिख दिया। फिर आप बोलोगे कि 3 की घात ज़्यादा कहाँ है, तो 3 की घात 2 यही है, 3 की घात 2, और 5 की घात भी क्या है, 2 है, तो आ गया। अब यहाँ पर इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। 25 चौक 100, 25 चौक 100, यानी ये तो हो जाएगा आपका पास 200। 200 इंटू 9 करेंगे तो 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। अब इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं
HCF क्या देखते हैं साथियों, इसी से अपन देख लेते हैं HCF। HCF में वो संख्या लिखी जाती है जो कॉमन हो। तो आप देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं एक सब जगह कॉमन होता है, एक आपका सब जगह कॉमन होता है। देख लो ना, यहाँ एक का भाग एक बार दोगे, वापस एक का भाग एक बार, एक का भाग एक बार दोगे, तो एक सब जगह होता है। तो HCF हमेशा कितना होगा आपके पास, एक होगा। यानी अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप समझ जाओ कि वहाँ क्या कॉमन है, एक कॉमन है, क्योंकि एक का भाग तो सब में जाता है। तो वहाँ HCF कितना लिखोगे साथियों, तो वहाँ आप HCF लिखोगे एक। तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है आपका तीसरे का तीसरा। इसको अच्छे से नोट करें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, इसको यहाँ पर आप ध्यान से उतारें। और अब अपना क्वेश्चन नंबर आता है 4। और मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपको एक सूत्र लिखाया था मैंने कि संख्या का जो गुणा होता है वो आपके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। उस पर दो सवाल बनते हैं। कितने सवाल बनते हैं साथियों, दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये बना था कि आपको संख्या दे दी और आपको क्या दे दिया, आपको बोला कि HCF और LCM ज्ञात करो और बताओ कि संख्या का गुणा HCF और LCM के गुणा के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जस्ट अपन ने सवाल इसका पिछला किया था। लेकिन अब जो नेक्स्ट सवाल आने वाला है इसी सूत्र पर, उसमें आपको ये बोला जाएगा साथियों कि दो संख्या देगा और उसका या तो आपको HCF दे देगा या फिर LCM दे देगा। यानी अगर HCF देगा तो आपसे क्या पूछेगा, LCM पूछेगा, और LCM देगा तो आपसे क्या पूछेगा, HCF पूछेगा। अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए। इसी का फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन सीधे। ये आ गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा और वहां से देख सकते हो आप ध्यान से कि उसमें क्या बोला गया साथियों, कि आपको उसमें बोला कि आपको HCF दे रहा है। वो क्या दे रहा है साथियों, HCF दे रहा है किसका, 306, और एक संख्या इसके साथ दे रखी है साथियों 657। कितनी दे रखी है, 657। और इसका HCF कितना दे रखा है, 9। देखो जब भी इस तरह का रूप आपको दिखे तो इसका मतलब समझ आना कि बराबर में जो दे रखा है वो इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है। अगर यहाँ LCM लिखा जाता कि 306 और 657 और ये LCM होता, इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है, LCM दे रखा है। तो आपको यहाँ पर HCF लिख रखा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, HCF है। और आपसे पूछ रहा है वो इसका क्या निकालिए, LCM ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल जब भी आता है कि दो संख्या देकर के उसका HCF दे देता है और LCM पूछता है, या फिर यहाँ से LCM दे देता है और HCF पूछता है, तो आपको यहाँ गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सूत्र लगाइए। क्या लगाइए साथियों, सूत्र। सूत्र क्या कहता है, आप अपन इसको हल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो आप लिखोगे क्योंकि क्या होता है, संख्याओं का गुणा, किसका गुणा साथियों, संख्याओं का गुणा बराबर होता है HCF इंटू LCM होता है। ये आपको पता है कि संख्याओं का गुणा क्या होता है साथियों, HCF इंटू LCM होता है। अब संख्याओं का गुणा में आप लिखोगे 306 और 657, क्योंकि आपके पास दो संख्या है तो ये आ जाएगा आपके पास 306 इंटू 657 आ जाएगा, बराबर HCF। देखो HCF कितना दे रखा आपको, ये आपका HCF होता है, ये आपका क्या होता है, HCF होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू LCM तो अपने को निकालना है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। यानी वो सूत्र लगाया अपन ने, संख्याओं का गुणा की जगह संख्या का गुणा, HCF की जगह HCF का मान, और LCM फाइंड करना तो LCM को मैंने LCM ही लिख दिया। अब सोचिए आपको क्या चाहिए, LCM। हमें जो चाहिए होता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सब कचरे पट्टी को क्या करते हैं, एक साइड में भेज देते हैं। तो इस 9 को क्या करो, इधर भेजो। हमें पता 9 उधर गुणा में है तो इधर आएगा, तो क्या होगा साथियों, भाग में आएगा। किस में आएगा, भाग में आएगा। तो इस 9 को इसके भाग में भेजते हैं। तो यहाँ देखना ये आपको मिला 306 इंटू 657, और इसके डिवाइड में आ गया 9, और उधर आ गया आपके पास LCM। अब इसको काटते हैं। अब क्या करते हैं साथियों, इसको कटिंग वटिंग कर लेते हैं इसकी। देखना 6 और 3 कितना होता है, 9, और 9 के पाड़े में आते हैं, इसका मतलब 9 का भाग इसमें जाएगा, दे दो। 9 3 27, 9 तेरी कितना होता है, 27 होता है। अब कितना बचा, 3 उस 6 को कितना बना रहा है, 36, और 36 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यानी 34 को जब 657 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो आपके आंसर आने वाला है वो आएगा 22,338। कितना आएगा साथियों, 22,338। यानी ये आएगा आपके पास 22,338 आएगा। और ये किसका मान आया आपके पास, LCM का मान आया। तो बताइए आपके पास इन दोनों संख्याओं का LCM कितना आ गया, तो आप बोलोगे 22,338। ये कैसा आया कि 34 को 657 से अपने क्या किया है, सिंपल सा गुणा किया है, और उससे अपने को मिल गया 22,338। और ये आपका क्या आ गया साथियों, LCM आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इस तरह का, इस पैटर्न का हमेशा जो क्वेश्चन आएगा वो इस सूत्र के माध्यम से होगा। यानी आपको HCF देकर के LCM पूछेगा या फिर LCM देकर के HCF पूछेगा, जो भी पूछेगा आपको इस सूत्र में मान लिखने हैं, एक चीज को इधर भेजनी बटा में, उसका भाग देना है और आंसर आ जाएगा।
इस पैटर्न को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, इसको मैं क्लियर करूंगा, आपने इसको नोट लिख कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लिया, यानी वीडियो को आप रोकें और उसके बाद नोट करें। मैं आपको पर्याप्त समय यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है उसमें पर्याप्त समय देने से, तो आप वीडियो को रोक रोक के लिखें। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा साथियों? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं अपन 5, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा आपके क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप देख सकते हो। अब देखते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोला गया है कि प्राकृत संख्या n के लिए अपने को सिद्ध करना है, यानी बताना है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। यानी यहाँ पर ये सवाल का पैटर्न समझने का प्रयास करना। इसमें बोला गया है कि n आपके प्राकृत संख्या है, n कैसी संख्या है? आपके पास प्राकृत संख्या है। इसके लिए अपने को ये बताना है कि 6 की पावर जो n है वो 0 पर समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने का मतलब उसका जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा साथियों? 0 आएगा। यानी संख्या यहाँ पर कुछ भी आ सकती है लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ये चीज अपने को बोला गया है और हमें अच्छे से पता है साथियों, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है यानी इकाई का अंक 0 होता है तो हम ये जानते हैं कि उस संख्या के अंदर 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। इस चीज को अपन अच्छे से जानते ही नहीं जानते? जानते हैं। यानी अगर किसी संख्या में 10 का भाग जा रहा है तो बताइए उसके अंदर 2 का भाग भी जाएगा और 5 का भाग भी जाएगा कि नहीं जाएगा? एक बात सोचिए, क्योंकि अगर पीछे 0 आ रहा है इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, हमें पता 0 आ रहा है तो 5 का भाग भी जाएगा और 0 आ रहा है तो 10 का भाग भी जाएगा। तो सिंपल सा यही सोचना आपको साथियों कि अगर 0 पर कोई संख्या समाप्त हो रही है इसका मतलब उसके अंदर 10 का भाग जाएगा और 10 का भाग जाएगा मतलब 10 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 और 5, यानी 2 और 5 का भाग भी उसमें जाएगा। यानी अगर किसी संख्या के, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसके गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं, क्या आते हैं साथियों? अगर 2 और 5 आते हैं तो आप समझ जाना कि वो संख्या है आपके 0 पर समाप्त होने वाली है। कहाँ पर? यानी अंक 0 पर समाप्त होने वाली है। लेकिन यहाँ आप देखना कि यहाँ बोला गया, इसको मैं हल करता हूँ, क्या करता हूँ? हल करता हूँ। और यहाँ पर मैं इस 6 के क्या करता हूँ, ये हल में मैं लिख रहा हूँ कि जो 6 की पावर n है इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 3 की पावर n, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना होता है साथियों? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ आप सोचिए, जब आपने 6 के गुणनखंड किए, क्या किए साथियों? 6 के गुणनखंड किए तो 2 और 3 आए, क्या आपको यहाँ पर 2 और 5 मिले? क्या नहीं मिले। यानी अगर 2 और 5 गुणनखंड आ जाता है यहाँ पर, अगर कोई संख्या होती यहाँ पर और उसका गुणनखंड में क्या आ जाता? 2 और 5 आ जाता, तब तो मैं कह सकता था कि ये संख्या है जो 0 इकाई अंक होने पर क्या होगी? समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पर इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या ये संख्या 0 अंक वाले स्थान पर खत्म हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे देखना कि चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, अपन लिखेंगे 2 की घात m इंटू 5 की घात n, यानी इस रूप का होना चाहिए। अब 2 और 5 की घातें कितनी भी हो सकती है, इसलिए मैंने m और n कर दिया। क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के नहीं है, रूप के नहीं है। अतः प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के, ये n है ना साथियों, प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? समाप्त नहीं हो सकता है। बस इतनी सी लाइन आपको समझनी है। ये लाइन आपके स्क्रीन में आ रही कि नहीं आ रही देख लेते हैं एक बार। आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि यहाँ इसके जो अभाज्य गुणनखंड की है उसमें 2 की घात m और 5 की घात n के रूप नहीं है। यानी m और n क्या है? तो ये घातें हैं, ठीक है ना, घातें। यानी अगर ये 2 बार आता 2 तो 2 की घात 2 हो जाती, या 5 एक बार आता तो 5 की घातें, यानी कुछ भी हो, घातें कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 और 5 दोनों नजर आना चाहिए कहाँ पर? उसके गुणनखंड में। अगर ये नजर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाओ कि वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। जैसे
एक एग्जाम्पल आपका और दे रखा है, उस एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। आपको एक सवाल दिया गया है कि क्या 4 की पावर n कभी 0 अंक पर समाप्त हो सकता है। तो इसको समझना, तो आप क्या करोगे, इसको 4 को लिखोगे 2 इंटू टू की पावर n, क्या लिखोगे 2 इंटू टू की पावर n। क्या मुझे बताइए इस 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n का रूप दिखा क्या, या क्या इसके गुणनखंड में 2 और 5 आए क्या। तो आप बोलोगे नहीं आए सर, इसका मतलब ये भी कभी भी 0 वाले अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात, ये भी आपके 0 वाले अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, या फिर ऐसे जो भी सवाल होते हैं उनका जवाब देने में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नजर आना चाहिए। अगर नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो इस सवाल को आप अच्छे से नोट करें और इसको यहाँ पर क्लास को रोक करके आप नोट कर सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 6 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 6, यहाँ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन 6 पर आ जाइए साथियों। क्वेश्चन 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर भाज्य संख्या का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 6 के अंदर किस संख्या का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, भाज्य संख्या का। तो साथियों आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके अंदर आपके क्या होता है, या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, उसको अपन बोलते हैं भाज्य संख्या। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो संख्याएं दे रखी है आप जांच करो कि वो भाज्य है या अभाज्य है। तो सबसे पहले मैं संख्या लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा है, 6 है। और संख्या आपकी इस प्रकार है 7, 11, 13। 7 इंटू 11 इंटू 13। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ देखना पड़ेगा मेरे को, तो क्वेश्चन 7, 11, 13 और प्लस दे रखा है 13। अब मुझे यहाँ पर ये चेक करना है साथियों कि जो संख्या मुझे दे रखी है इस प्लस के फॉर्मेट में, इंटू के फॉर्मेट में, ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा साथियों, यहाँ से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हल कर रहा हूँ। और मैं देखूंगा कि यहाँ 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, यानी प्लस के बाद अगर कोई संख्या इधर उधर दोनों तरफ होती है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से साथियों मैं 13 को बाहर ले लेता हूं, 13 बाहर लूंगा तो ये देखो 7 की जगह 7, 11 की जगह क्या है 11 इंटू ये 13, यानी कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो बताओ 13 का भाग 13 में कितनी बार, एक बार, तो ये इंटू एक, फिर प्लस प्लस 13 का भाग 13 में कितनी बार, एक बार, तो ये यहाँ पर आ गया एक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो, यहाँ आप देखोगे साथियों 13 की जगह 13 है। अब देखो 11 इंटू 7 कितना होता है साथियों, 11 इंटू 7 77। 77 को 1 से गुणा करेंगे तो किसी को भी 1 से गुणा करो वही रहता है, तो 77। और 77 के अंदर जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आपको मिल गया है 78। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर गुणनखंड में दो संख्या आ रही है। कितनी संख्या आ रही है साथियों, गुणनखंड के अंदर यहाँ पर दो संख्या आ रही है। और तो ये एक भाज्य संख्या हो गई। कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। देखिए अगर यहाँ पर केवल एक संख्या होती जैसे 13 और या फिर इंटू होता एक, क्या होता है, इंटू होता एक, तो हम ये कहते हैं कि इसमें 13 का जा रहा है और एक का भाग जा रहा है। लेकिन इसके गुणनखंड में, यहाँ पर गुणनखंड में दो संख्या आ रही है, 13 भी आ रही है, 78 भी आ रही है। तो इसका मतलब इससे बनने वाली जो संख्या होगी साथियों, उसके अंदर मुझे बताइए क्या 13 का भाग नहीं जाएगा क्या। भाई मैं 13 और 78 को गुणा कर रहा हूं तो इससे बनने वाली संख्या में 13 का भाग भी जाएगा और 78 का भाग भी जाएगा। ऐसा कैसे जाएगा भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना। उसको ऐसे समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे है कि 2 इंटू 3 हो रहा है तो इससे बनने वाली संख्या 6 है, तो क्या इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है क्या, आप बोलोगे जा रहा है। क्या इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है क्या, जा रहा है। 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब मुझे पता है कि 2 और 3 के गुणा से बनने वाली संख्या है वो एक भाज्य संख्या है। ऐसा ही प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, देखो कि 13 और 78 है, 13 और 78, तो इनके गुणा होने से जो बनेगी संख्या उसमें 13 का भाग भी जाएगा, 78 का भाग भी जाएगा और 1 का भाग भी जाएगा। तो बताओ ये भाज्य होगी अभाज्य, तो आप बोलोगे सर तो भाज्य संख्या है, प्योर भाज्य संख्या है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब क्यों है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त दो संख्या और है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहां पर अपन लिखेंगे क्योंकि क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा, एक के अलावा दो और संख्या है, एक के अलावा दो और संख्या है। देखो
एक तो यहाँ ही है, एक से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अलावा दो संख्या और है कि नहीं, आप मुझे बताओ। है तो आप सिंपल सा यहाँ समझ जाए कि कैसी संख्या साथियों, भाज्य संख्या है। तो आपको समझ में आ गया कि भाज्य संख्या क्यों है, और मैंने इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा का ऐसा नोट कर ले। और ऐसा क्वेश्चन एक और है, उसको भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं मैं। उस क्वेश्चन को समझे हैं। उस क्वेश्चन में आपको बोला गया साथियों कि हाँ 7 × 6, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और उसमें ले रखा है +5। क्या दे रखा है? +5। तो हमें पता है कॉमन कहाँ ले सकते हैं, जब बीच में प्लस आ जाता है तो इधर और उधर देखते हैं। तो 5 इधर भी है प्लस के इधर, और 5 देखो प्लस के इधर, इधर भी है। तो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 क्या आ जाएगा आपका? कॉमन आ जाएगा। तो 5 को बाहर पटको, ये 5 बाहर आ गया। तो बच्चा देखो, ये 7 की जगह 7, 6 की जगह 6, और 5, 5 का भाग 5 में एक बार, इंटू 4 की जगह 4, 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, 1 की जगह 1, प्लस 5 की जगह सॉरी 5 का भाग 5 में एक बार। अब देखिए ये 5 है, इंटू इसको आपस में गुणा करा तो क्या आ रहा है देखिए। तो आप बोलोगे कि ये आ रहा है 7 × 42, यहाँ तक तो आ जाएगा, ये 42 हो गया। फिर ये देखो कितना हो रहा है, 4 तेरी 12, 12 दूनी 24, 24 को 1 से गुणा करेंगे 24 ही होगा, वापस 24 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 24 ही होगा। तो ये आ गया आपके पास 42 × 24। क्या आ गया है? 42 × 24 आ गया। ठीक है, ये आपके अंदर चल रहा है, ये कोष्टक के बाहर था, अंदर चल रहा है। और प्लस कितना चल रहा है? तो 1 चल रहा है। तो यहाँ आप देखिए, जब आप 42 को 24 से गुणा करोगे, तो इसको अपन यहाँ पर 24 चौक 70, इससे गुणा करके देख लेते हैं। अपन देखते हैं, जब 42 को 24 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो ये आ जाएगा 8 0 1 8 2 10, 1008 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1008 आ जाएगा। और जब इस 1008 में आप 1 जोड़ोगे तो 1009 आ जाएगा। तो इसको ऐसा कैसे रखो, और ये आ जाएगा 5 × 1009 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखो साथियों कि यहाँ पर दो संख्या गुणा हो रही है, 5 और 1009। तो इससे बनने वाली संख्या में 5 का भाग भी जाएगा और 1009 का भाग भी जाएगा। तो मुझे बताइए संख्या भाज्य मिलेगी या अभाज्य मिलेगी? तो आप बोलोगे सर ये तो भाज्य संख्या मिलेगी। क्यों? तो आप बोलोगे अतः ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा दो संख्या है। कितनी संख्या? दो संख्या है। अगर एक के अलावा अगर एक संख्या होती, एक के अलावा एक संख्या होती तो अपन बोलते हैं क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन एक के अलावा यहाँ पर कितनी संख्या आ रही है? दो संख्या आ रही है, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी? आपके भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन 6। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको यहाँ क्लियर करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप ऐसा कैसा नोट कर एकदम व्यवस्थित तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसके अंदर क्या बोला गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ बोला गया है कि खेल का मैदान है, लेकिन वो कैसा है साथियों? वृत्ताकार है। यानी एक खेल का मैदान है जो कैसा है? वृत्ताकार है। कैसा है? ये आपका खेल का मैदान है। कैसा मैदान है? खेल का मैदान जो कि कैसा है? वृत्ताकार है। अब यहाँ क्या होता है साथियों? दो व्यक्ति है जो दौड़ रहे हैं, एक का नाम यहाँ पर रवि है और एक का नाम है सोनिया। दो व्यक्ति है जो दौड़ रहे हैं, एक यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। रवि जो है वो दौड़ने में कितना समय लगाता है साथियों? वो दौड़ने में समय लगाता है 12 मिनट, यानी इस चक्कर को पूरा करने में समय लगाता है 12 मिनट। और यहीं से सोनिया है, वो इसको करने में 18 मिनट का समय लगाती है। एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय? एक ही समय पर दौड़ना क्या करते हैं? वो प्रारंभ करते हैं। तो अब देखो ये 12 मिनट में ही आ जाएगा, ये 18 मिनट में आएगा, तो बताओ इनके बीच में गैप होगा ही नहीं होगा। लेकिन सवाल में ये बोला गया है कि ये वापस कब अपने मूल स्थान पर यानी प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे। तो इस तरह का सवाल जब भी आता है तो यहाँ पर मुझे बताइए कि आने वाला समय जो होगा वो 12 और 18 से छोटा होगा या बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है कि अब इनको काफ़ी टाइम लगेगा वापस एक जगह आने में। ठीक है ना, काफ़ी टाइम लगेगा, इसका मतलब 12 और 18 से क्या आएगा? वो बड़ा आएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर दो रास्ते हैं, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। तो 12 और 18 का एलसीएम बड़ा होता है या एचसीएफ? तो आप बोलोगे सर ये तो एलसीएम बड़ा होता है। 12-18 का क्या होगा? एलसीएम बड़ा होगा। एचसीएफ तो उसका क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने को यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। यानी जब भी बड़ी चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो अपने को अब वहाँ पर क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं, अपन लिखेंगे रवि द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय।
रवि द्वारा रवि द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय, एक चक्कर में लिया गया समय, लिया गया समय आप लिखोगे कितना है, तो वो आएगा 12 मिनट। कितना आएगा? 12 मिनट। फिर बात करते हैं सोनिया द्वारा। किसके द्वारा? सोनिया द्वारा, सोनिया द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय, वो आ जाएगा 18 मिनट। ठीक है। अब बात करते हैं पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय। अब बात करते हैं पुनः प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय वो जो समय आएगा वो आपका आएगा एलसीएम। और एलसीएम किसका आएगा साथियों? 12 और 18 का एलसीएम आएगा। अब देखो यहाँ मैंने एलसीएम निकालने का वैसे आपको तरीका बता रखा है। क्या बता रखा है? तरीका बता रखा है। क्या बता रखा है कि आपको बड़ी संख्या को ले लेना है। जो बड़ी संख्या है उसको देख लो, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है? 18। अगर इस 12 का भाग 18 में जाता तो ये आपका क्या हो जाता? एलसीएम हो जाता। लेकिन भाग नहीं जाता तो मैंने क्या बोला था? इस 18 का पहाड़ा चलो, 18 एकम 18, 18 दूनी कितना होता है? 36। क्या अब 12 का भाग 36 में जा रहा है? हाँ, तो इसका मतलब 36 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तरीका बता रखा है। लेकिन आपको यहाँ पर कैसे निकालना है, तो वही टेबल बना करके गुणनखंड करके निकालना है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे टेबल बना करके, तो आपको वो मिलेगा 36 मिनट। कितना मिलेगा साथियों? 36 मिनट मिलेगा। यानी अपन लिखेंगे कि रवि और सोनिया को, आंसर आ गया आपका कि रवि और सोनिया को पुणे प्रारंभिक स्थान पर जो मिलने में लगा समय होगा वो 36 मिनट होगा। कितना मिनट होगा? 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद वो वापस उस बिंदु पर क्या करेंगे? एक साथ होंगे। क्या होंगे? एक साथ होंगे। ठीक है साथियों। तो ये होप है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ तक अपनी जो प्रश्नावली 1.1 होती है क्लास 10th की, जो अपने वास्तविक संख्या चल रही है, वो यहाँ पर फिनिश होती है और होती समाप्त होती है। यानी 1.1 का अपने सारे क्वेश्चन बहुत ही डीपली और उनको आराम से समझने का प्रयास किया है। ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट देखे, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन 1 और 2 को बताया गया है। साथियों आज के लिए इतना ही। आने वाली क्लास के अंदर अपन प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और इनको आप नोट करें अच्छे से और इनको क्या करें? समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। ठीक है। और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। ठीक है। और अंत में इतना ही कहूँगा कि इंतज़ार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। ठीक है। जय हिंद।